गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 493 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 493 तक पहुँच सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो वस्त्रों के लिए यानी कपड़ों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया सबसे पहले कहाँ? मेसोपोटामिया में? नहीं, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले जो है वो भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। नंबर 2 है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोदता? कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल है, राजस्थान में है। सुरकोदता गुजरात में है। बनावली हरियाणा, लोथल भी गुजरात में है। तो कालीबंगा के मरण पट्टिका पर एक और जो है दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र जो है वो प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। कालीबंगा से जो अन्य चीज़ें मिली, अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल। और मोहनजोदड़ो से तो कई बार बता चुके हैं, विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार मिला। अन्नागार हड़प्पा में ही मिला। कांस्य की नृत्य करती मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से, और बुने हुए कपड़े मिले मोहनजोदड़ो से। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको। नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी वो थी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर पनपी। तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी की द्रोणी में, और सिंधु सभ्यता भारत की है, और मेसोपोटामिया इराक की है। ये सभ्यता भी मिस्र की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है, बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, सही क्रम कौन सा है? एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पहले पूछ रखा है। तो प्रश्न में दी गई सभ्यताओं में, ठीक है, सभ्यताएं हैं ये, उत्तर से दक्षिण की ओर एजटेक, माया, मुइस्का, और सबसे दक्षिण में इंका, याद रखिए सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, चीन की सभ्यता? देखिए, सिंधु सभ्यता में उनको तो लिखना आता ही नहीं था। ठीक है, मतलब कोई साक्ष्य तो ऐसा मिला नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है लेखन कला के कुछ साक्ष्य मिले, तो सिंधु को एलिमिनेट कर दीजिए। सुमेरिया या सुमेरियन सभ्यता इसका उत्तर है। तो सुमेरिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, याद रखना। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि प्राचीनतम लिपि है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? वर्ण किस में मिलता है? ऋग्वेद में। जादू टोना किस में? अथर्ववेद में। संगीत किस में? सामवेद में। यज्ञ किस में? यजुर्वेद में। ये पूछा जाता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंगों के लिए, ठीक है, रंग के अर्थ में, तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जात पात के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ऐत्रेय किस में, गोपद किस में, शतपथ किस में, तैत्रेय किस में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा।
कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। ऐत्रेय का भी ऋग्वेद से हो गया, फिर कौशिकी ऋग्वेद लिखा है। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। करेक्ट है दोनों के दोनों। ऐत्रेय और कौशिकी का संबंध ऋग्वेद से है, कई बार पूछा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, दूसरा भी सही है, सी है इसका आंसर। तो ऐत्रेय तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। और पंचवेश या फिर तांड्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। इसको चाहे पूछे तो मैच करने के लिए पूछ ले या अलग अलग बना दे, पूछ ले कि सतपथ ब्राह्मण किससे, यजुर्वेद से। गोपत किससे, अथर्ववेद से। जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से। पंचवेश और तांडे ब्राह्मण भी सामवेद से। ऐत्रेय कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? देखिए, मोक्ष जैसे शब्द का किसी भी वेद में तो था नहीं उल्लेख, ठीक है ना। ऋग्वेद में, ना सामवेद में, ना अथर्ववेद में, ना यजुर्वेद में। उपनिषद में मिलती है इसकी चर्चा। तो वेदों में मोक्ष शब्द जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है वैदिक साहित्य का? सबसे पहले वैदिक संहिताएं आएंगी, उसके बाद क्या उपनिषद आएंगे या ब्राह्मण आएंगे? वैदिक संहिताएं उपनिषद अरण्यक ब्राह्मण, या वैदिक संहिताएं अरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, या वैदिक संहिताओं के बाद वेदांग? ये तो गलत है। इन्हीं तीन में से एक उत्तर है। क्या है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, या फिर ए है, बी है, या सी है? देखिए, सबसे पहले आएंगी वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस एक नदी के साथ की जाती है? बताइए, किसका प्राचीन नाम था आस्किनी? रावी का तो पुरुषणी था, तो ये तो हो नहीं सकता। झेलम का था वितस्ता, ये भी नहीं हो सकता। और व्यास का था बिपाशा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी होगा चिनाब का। तो देखिए, व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा था, झेलम का वितस्ता और रावी का परुषणी। तो अपना उत्तर क्या हो गया? चेनाब हो गया, क्योंकि चेनाब का था आस्किनी। इसके अलावा देख लीजिए, सदानीरा गंडक का नाम था, कुंभा काबुल का नाम था, गोमती कोमल का नाम था। ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? पुरोहित की बात हो रही है तो इंद्र लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। बृहस्पति है इसका सही उत्तर। तो बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? जो आर्य थे वो भारत में ईरान से आए थे, ऐसा कोई अभिलेख सूचना देता है? उसका नाम मानसेहरा नहीं है, शाहबाज गढ़ी नहीं है, बोगज कोई है। ठीक है, बोगज कोई से जानकारी मिलती है कि भारत में आर्य ईरान से आए थे। तो एशिया माइनर स्थित बोगज कोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता थे ऋग्वैदिक काल में? इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। और सबसे फेवरेट इंद्र थे। ठीक है, इससे अनुमान होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नंबर 14 पर आ जाइए। ऋग्वेद पर्णी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेद पर्णी पुरोहित नहीं थे, व्यापारी थे, स्वर्णकार नहीं थे, लोहार नहीं थे। तो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणी लोग थे। ठीक है, ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे और ब्याज भी बहुत अधिक लेते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित ऋग्वैदिक सभाओं में से कौन सी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? ये सभा समिति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक सभा में कौन सी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? जो सभा थी ना, सभा समिति नहीं, सभा,
वो न्यायिक कार्य करती थी। तो सभा, समिति एवं विधत जो हैं ऋग्वैदिक कालीन जन तांत्रिक सभाएं थीं। इन सभाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी और ऋग्वेद में सभा का उल्लेख जो है 8 बार हुआ है। कितनी बार? 8 बार। तो एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसमें सभा समिति से बने प्रश्न या फिर जो ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ही बहुत अधिक है और रख ही लेता है साल दर साल छोड़कर एग्ज़ाम में। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद। मॉर्निंग में जो है UPPCS से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रही है, RO या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको भी देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट होती है।